वो अपना शूट मुकम्मल करके घर के लिए निकली थी और गाड़ी में बैठते ही उसने बैक सीट से सर टिकाया और आंखें मूंद गईं। अचानक गाड़ी झटके से रुकी तो उसने जल्दी से आंखें खोलीं। क्या हुआ चाचा? उसने अपने अजली नरम लहजे में पूछा। सामने गाड़ी आ गई बिटिया और उन्होंने रास्ता रोका है। अब इसमें से 2 आदमी निकलकर हमारी तरफ ही आए हैं। चचा की आवाज़ पर उसने चौंक कर सामने देखा। फिर उन आदमियों ने पास आकर दरवाज़ा खोला और उसके बाजू से खींचकर उसे बाहर निकाला। क्या पागलपन है, छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम लोग? वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली। फिर इससे पहले कि वो उसे घसीटकर गाड़ी तक लाते कि एक बाइक उनके पास आकर रुकी। उस पर से एक आदमी उतरा। उसने अपना हेलमेट उतारकर गाड़ी के साथ लटकाया और उन आदमियों के साथ आकर झगड़ गया। वो साकित और जामिद सी उस शख्स को देख रही थी जो न जाने कौन था, मगर वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। कसरती बदन, गंदुमी रंगत और चेहरे पर दबीज संजीदगी। वो किसी माहिर फाइटर की तरह लड़ रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। आप ठीक हैं मैडम? उस शख्स ने पास आकर पूछा तो वो यकटक उसके चेहरे की तरफ देखे गई। मैडम, आप ठीक हैं? उसने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए तेज लहजे में पूछा तो वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, जहां पर लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। यह आई एम ओके, वो खुद को संभालते हुए बोली और फिर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। मगर जाते जाते भी उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो कि अपनी बाइक पर बैठ रहा था। फिर वो बाइक पर बैठता जन से उसे उड़ाता वहां से निकलता चला गया। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी और कुछ देर में वो घर पहुंची और घर पहुंचने से कबल वो खबर उसकी माँ लैला तक पहुंच चुकी थी। नैना, तुम ठीक हो स्वीटहार्ट? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? लैला ने पास आकर उसे छू कर देखते हुए पूछा और साथ ही वो उसके हसीन चेहरे को बगौर देख रही थी। थैंक गॉड तुम्हें कोई खराश नहीं आई, ये चेहरा बहुत कीमती है। लैला बोली तो वो लब भींच कर रह गई। खैर, जिस शख्स ने तुम्हें बचाया है ना, उसके बारे में मैंने पता करवा लिया है। पुलिस वाला है शायद वो। ऐसा करूंगी, कल उसे बुलाकर कुछ इनाम दूंगी। लैला ने कहा तो वो जोर से चौंकी। इसकी ज़रूरत नहीं है मॉम, आप ऐसा कीजिए, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं उसे अपने सेट पर बुलाकर इनाम दूंगी। वो इत्मीनान से बोली। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा ही कर लेना। शाम को तैयार रहना, एक पार्टी में जाना है। प्लीज़ मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना, मैं बहुत थकी हूँ शूटिंग की वजह से। आप चली जाइए ना, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी। वो जल्दी से बोली तो मिसेस लैला ने कुछ सोचते हुए सर इस बात में हिला दिया। अगले दिन उसने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके उस ऑफिसर को अपनी शूटिंग के सेट पर ही बुला लिया था। उसका भी शॉट रेडी ही था कि जब ही वो अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। वो ब्रेक लेती उसकी तरफ बढ़ी। हाय, मैं नैना, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। इंस्पेक्टर शाहजेब, वो हाथ मिलाता सपाट लहजे में बोला। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए आपको इसके एवज इनाम देना चाहती हूँ। अब बताइए क्या लेंगे आप? वो उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े बोली। दिमाग खराब है आपका? मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी और आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? मेरा वक्त बहुत कीमती है, मैं आपकी तरह फजूल की एक्टिविटीज़ नहीं करता, सो प्लीज़ आइंदा से इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। और हाँ, अपना नाम रखिए अपने पास। अमीरजादी हैं आप, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला तो वो हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं और आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो अपने लब कुचलते हुए बोली। मोहतरमा, मैं अपनी ड्यूटी पर था कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आए कि आपने मुझे याद फरमाया है और मैं भागा यहाँ चला आया कि शायद आपने कल के हादसे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, मगर आप तो मुझे इनाम देना चाहती थीं। मेरा काम लोगों की जान बचाना और मुजरमों को पकड़ना है। आप जैसे लोगों से मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। वो तल्ख लहजे में बोलता जा रहा था। फिर वो एक झटके से मुड़ा और वहाँ से निकलता चला गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी खूबसूरती से कोई मर्द घायल ना हुआ हो, मगर ये पहला मर्द है जिसे मेरी खूबसूरती भी मुतासिर नहीं कर पाई। वो दिल ही दिल में खुद से बोली और फिर शॉट के लिए रेडी होने लगी। फिर वो घर के लिए निकली ही थी कि रास्ते पर एक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बाइक पर शाहजेब बैठा हुआ था और उसके पीछे एक लड़की थी। उसके अंदर बेचैनी सी होने लगी। फिर उसने ड्राइवर से पीछा करने को कहा और गाड़ी एक पार्लर के सामने जाकर रुकी। वो लड़की बाइक से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ गई और शाहजेब अपनी बाइक जन से वहां से उड़ाता आगे बढ़ गया। वो गाड़ी से निकली और उस पार्लर की जानिब बढ़ी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। ओ माय गॉड, आप हमारे पार्लर पे? आप नैना जी हैं ना? वो सबके सब उससे सवाल पर सवाल करने लगे। वो चुपचाप सबके जवाब दे रही थी और उसकी निगाहें उसी लड़की को तलाश रही थीं। जब ही वो एप्रन पहने अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर वो भी चौंक गई। हाय मैम, मैं निदा, पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? उस लड़की ने पास आकर कहा। श्योर, लेकिन उससे पहले मुझे अपना मैनिक्योर करवाना है, तुम करोगी?
उसने अचानक से कहा तो वो लड़की चौंक गई। नहीं मैम, ये मैनिक्योर नहीं करती, ये मेरी मेहंदी वाली है और बस मेहंदी लगा सकती है। ओह अच्छा, तो ठीक है, तुम मेरे मेहंदी लगा दो, नैना ने कहा तो उसका चेहरा खिल उठा और वो सोफे पे बैठकर मेहंदी लगाने लगी। तुम अभी किसी के साथ आई थी? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? उसने ऐसे ही बातों के दौरान पूछा। वो मेरे भाई हैं, निदा ने कहा। ओह अच्छा, दरअसल मेरे भाई को पसंद नहीं है कि हम लोग इस तरह अकेले बाहर जाएं। वो कहते हैं कि आजकल का दौर नहीं है, तो इसीलिए वो हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इसके अलावा और भी कहीं भी जाना हो वो अपना टाइम निकालकर हमें घर से पिक कर लेते हैं। हालांकि वो इंस्पेक्टर हैं, लेकिन वो अपना टाइम निकालकर मुझे यहाँ ड्रॉप करने ज़रूर आते हैं। मुझे मेहंदी लगाने का हमेशा से शौक था, फिर यहाँ जॉब मिल रही थी, मैंने अप्लाई किया और यहाँ आ गई। निदा को शायद कुछ ज़्यादा ही बोलने का शौक था। पता है, मैं आपको ड्रामा और मूवी में देखती रही हूँ, आज लाइव देखा है। आप सच में बहुत ही प्यारी हैं। कुछ देर के बाद फिर निदा ने कहा, और इसके अलावा बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरी आपी हैं और उनकी शादी होने वाली है। पता है, वो भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने जाकर उनको बताया ना कि मैं आपसे मिलकर आई हूँ, तो उन्होंने यकीन ही नहीं करना। तो एक काम करो, तुम जाकर बताना ही ना, मुझे उनकी शादी पर इन्वाइट कर लो, मैं खुद सरप्राइज़ दे दूंगी। उसने अचानक से कहा तो निदा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर उसका चेहरा खिल उठा था। ज़रूर, लेकिन मेरे पास कार्ड तो है ही नहीं, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। कोई बात नहीं, तुम मेरा नंबर ले लो, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली तो निदा ने जल्दी से नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मेहंदी लगवाने के बाद वो घर वापस आई तो लैला लाउंज में ही बैठी थी और उसके हाथों पर भर भर कर मेहंदी देखी तो वो चौंक गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या किया है तुमने? तुम्हारी शूटिंग है और उसमें तुम्हारा बेवा होने का रोल है, क्या हो गया है तुम्हें यार? लैला सर पकड़कर बोली तो वो लब भींच गई। मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने लगवा ली, अब मैं शूटिंग की वजह से अपने दिल को मारती रहूं? आखिर कब तक? कुछ दिन तक वैसे भी मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, मुझसे नहीं होती ये शूटिंग, उसने कहा तो लैला ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके सर पर सींग आ गए हों। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ये फैसला करने वाली कौन होती हो? तुम्हारे बारे में हर फैसला मैं करूंगी, लैला तलमलाकर बोली। आप मेरे बारे में फैसला करना छोड़ दीजिए, अब मैंने बोल दिया है तो बस बोल दिया है, मुझे शूटिंग नहीं करनी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, वो कहती हुई अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई और लैला परेशान सी सर थाम कर बैठ गई। वो कमरे में आई और कपड़े वगैरह चेंज करके बैठी ही थी कि उसके मोबाइल पर निदा का मैसेज आया और उसने उसे कार्ड भेजा और उस कार्ड के नीचे उनके घर का एड्रेस भी था। वो धीमा सा मुस्कुराती उठकर अटीची में सारी चीज़ें रखने लगी। अगले दिन लैला के नंबर पे ये मैसेज छोड़ा कि वो अपनी दोस्त की शादी पर जा रही है, तो इसीलिए एक हफ्ते के बाद वो आकर शूटिंग करेगी। उसने सर पे स्कार्फ लेकर बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था जिससे उसकी पहचान छुप गई थी। घर की गाड़ी की बजाय उसने इन ड्राइव से कार बुक करवाई थी। वहां पहुंची तो गली छोटी होने की वजह से ड्राइवर आगे नहीं जा सकता था, तो इसीलिए ड्राइवर ने उसका सामान खुद बाहर निकाला और उसे घर तक छोड़ कर गया। उसने पैसे देते हुए लोहे का जंग आलूद दरवाज़ा खटखटाया और कुछ देर के बाद एक निस्वानी आवाज़ कानों से टकराई। जी, मुझे निदा से मिलना है, उसने कहा ही था कि साथ ही दरवाज़ा खुल गया। सामने एक लड़की खड़ी उसे गौर से देख रही थी। आप शायद रिदा हैं? नैना ने कहा तो वो लड़की चौंक गई। जी, मैं तो रिदा हूँ, लेकिन आप? रिदा ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। मेरी इतनी बड़ी फ़ैन है और मुझे जानती नहीं है? उसने अपना स्कार्फ पीछे को सरकाते हुए ग्लासेस हटाए तो रिदा के मुंह से चीख निकली, जिसको सुनकर निदा और आफिया बेगम हाँफती हुई बाहर निकलीं। हाय हाय, क्या हुआ? आफिया बेगम ने बाहर आते हुए कहा। अम्मी, ये खुमारे गिश्क वाली नैना जी हैं, रिदा रोते हुए बोली तो नैना बेख्तियार मुस्कुरा दी। फिर वो उन लोगों को सलाम करते हुए अंदर आई। आप यहाँ? निदा ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा कि मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट कर लिया है अपनी बहन की शादी पर, तो मुझे चले जाना चाहिए। मैंने कभी शादी अटेंड नहीं की मिडिल क्लास फैमिली की, सो मुझे ये शादी देखनी थी, मैं भागी चली आई। हालांकि मैं जानती हूँ कि 2 दिन के बाद शादी शुरू होगी, वो मुस्कुराते हुए बोली तो निदा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर निदा ने उसका अटैची थामा और अंदर की जानिब बढ़ गई और उसकी कॉल आ रही थी और वो सुनने के लिए वहीं पर रुक गई। फिर वो अपने ध्यान में अंदर की जानिब बढ़ रही थी कि सामने से आते शाहजेब से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर गया। वो यकटक उसे देखे गई, जो कि वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में बहुत हैंडसम दिख रहा था। उसकी आंखों में बेयकीनी सी थी। वो उसके कंधों से पकड़े जरा सा ऊपर हुई तो रुखसार उसके रुखसार से मस हुआ। शाहजेब ने हड़बड़ाकर उसकी कमर को छोड़ा।
आप यहाँ? शाहजेब ने पूछा। भाई, ये मेरी दोस्त हैं नैना जी। वैसे मैं जानती हूँ आप इन्हें नहीं जानते होंगे। दरअसल मेरे भाई को बिल्कुल भी ड्रामों वगैरह का शौक नहीं है। वो बस टॉक शो देखते हैं या न्यूज़, तो इसीलिए आपके बारे में जानते नहीं हैं। निदा ने पास आकर चहक कर कहा तो शाहजेब सर झटक कर बाहर निकल गया। फिर वो सारा दिन शाहजेब की मुंतज़िर रही और शाम को वो घर वापस आया तो जैसे उसके बेकरार दिल को करार आ गया। रात के खाने के लिए काफ़ी एहतमाम किया गया था। वो सब लोग ज़मीन पे चटाई बिछाकर बैठकर खाने वाले थे। नैना उसके सामने बैठ गई। भाई, आपको पता है, नैना जी अब पूरे 8 दिन तक हमारे साथ रहेंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है, वो हमारी जल कुकड़ियाँ कज़न्स है ना, जल जल कर मर जाएंगी, निदा ने कहा। बुरी बात निदा, ऐसे नहीं कहते बेटे, आफिया बेगम ने उसे डबटते हुए कहा। हाँ तो ठीक ही कह रही हूँ मम्मा, ऐसे शोखियाँ मारती हैं जैसे ना जाने कहाँ की हूर परियां हों। पता है, हम जिस भी शादी पे जाते हैं हमें कोई बुलाता ही नहीं है, ऐसे जैसे हम लोग अछूत हों। अब देखना, मैंने भी इनमें से किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। और देख लें, इस बार चच्चू साहब भी आ रहे हैं अपनी जुनैरा के साथ। और पता है भैया, उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे तो लगता है कि वो अपनी जुनैरा का रिश्ता देंगे। निदा की बात पे शाहजेब का हाथ रुक गया और वो बेख्तियार आफिया बेगम को देखने लगा। क्या चच्चू ने कोई बात की अम्मी? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, कह तो रहे थे। अब देखो, वैसे मुझे तो बहुत पसंद है। वो तो शुरू से ही हमारे साथ बड़ी अटैच रही थी। माशाल्लाह बाहया बाकिरदार बच्ची है, आफिया बेगम ने कहा तो नैना ने बेचैनी से पहलू बदला। ना जाने उसे इस अनदेखी जुनैरा नामी लड़की से जलन क्यों महसूस हो रही थी। फिर रात को वो लैला से बात करने के बाद बाहर आई तो निदा और रिदा बड़े इत्तेफाक से बैठी मोबाइल पर कुछ देख रही थीं। क्या हो रहा है भाई? उसने पास जाकर पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही आउटफिट देख रहे थे, निदा ने कहा। किस ब्रांड का लहंगा लिया आपने रिदा? उसने पूछा। ब्रांड का नहीं लिया, वो अनारकली बाजार में लहंगे वाले अंकल हमारे जानने वाले हैं, तो वो रेंट पे देते हैं, तो बस वहीं से रेंट पे लिया है। मुझे तो बहुत शौक था कि काशी का लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, वो बहुत महंगा है। मुझे तो उसका फेशियल भी करवाना था, वो अफसुर्दा सी बोली। बस इतनी सी बात, हो जाएगा, हम कल ही जाएंगे, वो बोली तो निदा और रिदा ने बेयकीनी से उसे देखा। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अम्मी नाराज़ होंगी और भाई को भी अच्छा नहीं लगेगा, रिदा ने कहा। अरे मैं हूं ना, आंटी को मैं मना लूंगी, डोंट वरी, नैना ने कहा। और फिर अगले दिन उसने आफिया को एक बार ही कहा तो वो मान गई। उसके लहजे में इतनी मिठास थी कि आफिया बेगम से ना हुआ ही नहीं था। लेकिन जब वो शाम तक वापस नहीं आई और शाहजेब घर पहुंचा और आफिया ने उसके सामने तस्करा किया तो वो परेशान हो गया। क्या हो गया अम्मी, आप एक गैर लड़की के साथ किस तरह भेज सकती हैं आप अपनी बेटियों को? अरे इस लड़की के तो खुद इतने दुश्मन हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि आपने इसी तरह भेज दिया। वो सर थामे बोला और फिर उनका नंबर मिलाने लगा, मगर नंबर आउट जा रहा था। इस लड़की का नंबर पता है आपको? उसने लब को चलते हुए पूछा। मुझे नहीं पता बेटे, आफिया बोली और फिर फूट फूट कर रो दी। दरवाज़ा खटका तो वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा तो उन लोगों की बजाय उसके चचा और रिदा के ससुराल वाले खड़े थे और उन्होंने आज रिदा को मायों का जोड़ा पहनना था। वो बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते उन्हें अंदर लेकर आया। उन्हें बिठाने के बाद वो उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि तभी बाहर गाड़ी रुकी और वो तीनों हंसती मुस्कुराती बाहर निकली। शाहजेब की आंखों से निकलते शोले देखकर रिदा और निदा तो सहम गई थीं। तुम लोगों का दिमाग खराब है? यहाँ मैं पागल हुआ हूँ, फ़ोन कर करके फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थीं? वो धाड़ा। वो भाई, मेरा मोबाइल घर ही था और रिदा आपी का मोबाइल बंद हो गया था, निदा ने सहम कर कहा। अफसोस होता है मुझे तुम लोगों पर, जाओ अब अंदर, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला तो वो चुपचाप अंदर की जानिब बढ़ गईं। नैना को देखकर तो सभी हैरान थे कि इतनी बड़ी स्टार उनके घर थी और निदा खुशी खुशी सबसे मुतारिफ करवा रही थी। फिर जुनैरा और उसका तारुफ करवाया गया। जुनैरा बड़ी खुश इखलाकी से उससे मिली और फिर वो आफिया बेगम के साथ किचन में काम के लिए चली गई। शाहजीब भी किचन में ही था, वो बेचैन सी किचन की जानिब ही देख रही थी। फिर मजीद उससे रहा नहीं गया और वो उठकर किचन में आई। लाइए, मुझे भी दीजिए, मैं भी कोई काम करती हूँ, वो पास आकर बोली। रेली, आप काम करेंगी? मुझे तो लगता है कभी आपने घर में उठकर पानी भी नहीं पिया होगा, शाहजीब ने तंजिया अंदाज में कहा तो वो लब भींच कर रह गई। न जाने वो शख्स उससे इतनी खार क्यों खाता था। जितनी बार भी वो उससे मुखातिब हुआ था, खा जाने वाले अंदाज में ही हुआ था, जैसे कि वो उसकी कोई नापसंदीदा शख्सियत हो। आंटी जी, मुझे सिखाएंगी, मैं सीख लूँगी, वो जल्दी से आफिया बेगम के पास जाकर बोली तो वो मुस्कुराते हुए उसे सैलेड काटना सिखाने लगी। वो कनखियों से शाहजेब को देख रही थी जो कि जुनैरा से मुस्कुराकर कोई बात कर रहा था। बेध्यानी में खीरा काटते काटते उसकी अंगली पर छुरी फिर गई। उसने सिसकारी भर के छुरी छोड़ी तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। आफिया बेगम ने जल्दी से बैंडेज लगा दी थी। शाहजेब बेजारी से उसे देख रहा था, उसकी बेइतनाई पे वो तड़पी जा रही थी।
अगले दिन शादी का फंक्शन शुरू हो चुका था। मेहंदी पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और लोग तो उसे देखकर हैरान थे और उसे छू छू कर देख रहे थे। निदा बिले फख्र से उसे सबसे मुतारिफ करवा रही थी। अगले दिन बारात का फंक्शन भी खैरो आफियत से गुजर चुका था और शाहजेब से उसकी बहुत कम मुलाकात हुई थी क्योंकि वो ज्यादातर शादी के फंक्शन में बिजी था। रुखसती के वक्त निदा रदा के गले लगकर काफी ज्यादा रोई और आफिया बेगम भी अपने दुपट्टे से बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। नैना भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी शादी को बहुत स्पेशल बना दिया ये लहंगा दिलवाकर, रिदा ने जाने से पहले उसके गले लगते हुए कहा। दोस्तों में नो थैंक यू नो सॉरी, और ये मेरी तरफ से तोहफा था, वो उसका रुखसार थपथपाकर बोली। फिर कुछ देर के बाद वो लोग घर के लिए निकल आए। अभी वो घर पहुंची ही थी कि उसी वक्त लैला अंदर दाखिल हुई। हद होती है किसी चीज की, तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम अपनी किसी दोस्त की शादी पे जा रही थी। ये थी तुम्हारी दोस्त? पूरे मीडिया में तुम्हारी तस्वीर पहुंच चुकी हैं कि तुम इन टिपिकल मिडिल क्लास लोगों के बीच में हो। हद होती है किसी चीज की, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का जरा भी ध्यान नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो नैना कि तुम एक सेलिब्रिटी हो? लैला मलिक ने आते ही उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। क्या अब मैं दोस्ती भी आपसे पूछकर करूं, और ये सब देखकर कि ये मिडिल क्लास है या अपर क्लास? ठीक है, अगर आपको पता चल गया था मैं यहाँ पर हूँ तो आपको यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और आप यहाँ पर आकर किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती। वो भी जवाबन गुस्से से बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? किस तरह बात कर रही हो मुझसे? अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ चल रही हो, मिस लैला मलिक ने कहा। सॉरी मॉम, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए, मैं कल वापस आ जाऊंगी, वो बोली तो लैला ने लब भींच लिए। फिर वो काफ़ी देर बैठकर उसे समझाती रही, मगर वो भी अपनी जिद पर अड़ चुकी थी और जानती थी कि जब तक वो अपनी ये जिद पूरी नहीं करेगी उससे 1 इंच नहीं हटेगी। कुछ देर के बाद लैला जा चुकी थी। वो चाय पीने के इरादे से किचन में आई तो एकदम से दरवाजे पर रुक गई। जुनैरा और शाहजेब किचन में बैठे खाना खा रहे थे। आपको कुछ चाहिए था? जुनैरा ने पूछा। मैं चाय बनाने आई थी, वो बोलती हुई फ्रिज की जानिब बढ़ी। आप रहने दीजिए, मैं बना दूंगी, जुनैरा ने कहा। नहीं, चाय तो मैं सिर्फ अपने हाथ की ही पीती हूँ, घर में भी, वो मुस्कुरा कर बोली। क्या वाकई? मुझे तो लगता था कि आपको शायद चाय तक नहीं बनानी आती होगी, जुनैरा ने कहा। बस चाय ही बनानी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता, वो सादा लहजे में बोली और चाय का पानी रखा, मगर साथ ही वो कनखियों से उस दुश्मने जां की तरफ देख रही थी जो कि जुनैरा के साथ बातों में बिजी था। वो उसकी खातिर इस घर में आई थी, मगर उसने इतने दिनों से एक बार भी उससे बात नहीं की थी। फिर जुनैरा का फ़ोन बजने लगा और वो उठकर बाहर चली गई। कुछ देर के बाद शाहजेब खाना खाकर उठा और वो भी बाहर जाने ही वाला था कि नैना ने उसे पुकारा। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि सुबह मैंने चले जाना है, तो इससे पहले ये बात करना चाहती हूँ, वो आहिस्ता से बोली। कैसी बात? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोला। मैं आपको चाहने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ आपसे। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? वो जल्दी से बोली तो शाहजेब के माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। ओह, तो आपके यहाँ आने की वजह ये है? मैं भी कहूँ कि अचानक से मेरी बहन के साथ आपकी दोस्ती कैसे हो गई? मुझ तक पहुँचने के लिए मेरी बहन को सीढ़ी बनाया ना आपने? आपको क्या लगता है कि इतनी मेहरबान हुई हैं आप इन चंद दिनों में, इसकी वजह से मैं मुतासिर हुआ हूँ आपसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पहले ही समझ चुका था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, और देखिए, पूरी की पूरी दाल काली थी। सुबह को यहाँ से चुपचाप चले जाइएगा, क्योंकि आप जैसी लड़की को मैं अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं कर सकता। कैरेक्टरलेस, बेहया, बेशर्म लड़की, जिसका ताल्लुक एक गंदगी से है। आपको शायद पता नहीं है कि मैं फिल्में ड्रामे नहीं देखता, और जब मैं देखता नहीं हूँ तो उसमें काम करने वालों को कैसे पसंद कर सकता हूँ? आप जैसे लोग मेरी जूती की नोक पर होते हैं। मेरी बहन और इन जैसे चंद लोग आपसे मुतासिर हैं, तो आपको लगा कि मैं भी आपसे मुतासिर हो जाऊंगा। मैं इंस्पेक्टर शाहजेब हूँ, आप जैसी लड़कियों को कभी भी देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी पसंद जुनेरा है, वो सर्द लहजे में बोला। मैं आपसे सच में बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। आपको पता है, जिस जगह से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और हाँ, मैंने 1-2 आइटम सॉन्ग किए हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी लड़की हूँ। आप कहोगे ना तो मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगी, प्लीज़। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी से मोहब्बत की है, और यहाँ तक कि उसकी खातिर उसके घर तक आ गई। मैं जानती हूँ कि मैंने ये बहुत गैर मुनासिब हरकत की है, लेकिन आप मुझे इस वजह से जज मत कीजिए। प्लीज़ मुझसे शादी करें, वो उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोली। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा से मेरे सामने ये बात मत करना, वरना काट के रख दूंगा तुम्हें। और हाँ, जैसे चुपचाप आई थी ना, वैसे ही यहाँ से वापस चले जाना।
मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो सर्द लहजे में बोला तो नैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो तड़प कर उसके कदमों में बैठ गई। वो उसके बाजू से जकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा करते हुए उसके जबड़े भींच गया। तुम्हें मैं क्या कहूँ, कसूर तो तुम्हारी माँ का है। तरबियत अच्छी की होती तो ऐसी हरकतें न करती। खैर, मुझे अपना मुस्तकबिल बहुत अजीज है। मेरे साथ सिर्फ जुनैरा जैसी लड़की ही गुजारा कर सकती है, तुम जैसी नहीं। ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि मोहब्बत है, यही चीज़ तुम्हें बाद में जहमत लगने लगेगी जब मेरी जेब तुम्हें खाली दिखेगी। क्योंकि मैं एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर हूँ और पता नहीं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इंस्पेक्टर ही हूँ और मुझसे बड़े लोग जो रिश्वतखोर हैं वो कहीं के कहीं पहुँच गए हैं। मगर मैं अपनी ईमानदारी की वजह से वहीं का वहीं खड़ा हूँ और मैंने अपने ज़मीर को नहीं बेचा। जिस दिन मैं अपने ज़मीर को बेच दूंगा ना, उस दिन तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। वो सर्द लहजे में बोला। आप चाहे कुछ अरसे के लिए मुझसे शादी कर लें, अगर मैं ऐसा वैसा कुछ करूँ ना, जान से मार दीजिएगा। वो तड़प कर बोली। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम लोग कभी घर नहीं बसा सकती, जैसे तुम्हारी माँ ने नहीं बसाया था। 3 बार तुम्हारी माँ ने शादी की है और शोबिस की दुनिया में बदनाम तरीन औरत है तुम्हारी माँ लैला मलिक। और तुम भी तो उसी की बेटी हो ना, तो उससे कम कैसे हो सकती हो। और हाँ, जो अभी तुम कह रही हो कि तुम मेरे बिना मर जाओगी, तो ये सिर्फ बकवास है। ऐसा कभी नहीं होता। मौत अपने वक्त पर आती है। वो सर्द लहजे में बोला और फिर एक झटके से मुड़ता वहां से निकलता चला गया। अगले दिन वो वापस घर आ चुकी थी, मगर वो रोज उससे फ़ोन करके एक ही बात दोहराती थी। वो हर बार उसकी इंसल्ट करके फ़ोन बंद कर देता था, मगर न जाने किस मिट्टी की बनी थी, उसकी हर इंसल्ट के बावजूद वो उससे मोहब्बत की दावेदार थी। आज ज़नीरा घर वापस जा रही थी और आफिया बेगम ने चच्चा जी से रिश्ते की बात की तो वो कुछ पल के लिए सर झुकाकर बैठ गए। मैं तो इस रिश्ते को करना चाहता था, मगर ज़नीरा नहीं मानी। वो अपनी किसी क्लास फेलो को पसंद करती है। चच्चा की बात पे वो साकित रह गया और एक झटके से ज़नीरा की तरफ मुड़ा। ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो और मैं तो तुम्हें ऐसी लड़की नहीं समझता था। वो लब भींच कर बोला। ऐसी लड़की से मतलब क्या है आपका? क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मैं अपने लिए कोई लड़का पसंद कर सकूं? मुझे वो पसंद आया क्योंकि उसका मुस्तकबिल अच्छा है, मगर तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम ही उस दिन कह रहे थे ना उस नैना से कि तुम्हारे साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ तुमने बोला था। एक एक बात सुनी मैंने। सिर्फ नैना का ही नहीं, मेरा भी गुजारा नहीं हो सकता। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ और मैंने बहुत अमीरों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन हमेशा मेरी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। और तुम्हारे साथ शादी करके मुझे बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात बहुत अजीब हैं, तंग जहन हो तुम। और ये बात तो चलो एक अलहदा बात है, इसके अलावा तुम्हारी पे तो कितनी है? ना तुम्हें सरकारी तौर पर कोई घर मिला है और ना ही प्रमोशन। किसी की सिफारिश से भी तुम अपना प्रमोशन नहीं करवाना चाहते। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ईमानदार हो, मगर ईमानदारी से पेट नहीं भरता। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ा और इसीलिए मैंने किसी और को चुना। और बाकी न जाने तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। क्या मैंने तुमसे कही ये बात? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ज़नीरा ने उसे ज़मीन पर जैसे लापट खा था। वो कितने घंटों से कमरे में ही खुद को बंद किए हुए था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो नैना की कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप बहुत तकलीफ में हैं। आप ठीक है ना? वो बेताबी से बोली। तुम्हें लगा या फिर मेरी बहन ने तुम्हें बताया? वो तल्ख लहजे में बोला। क्या मतलब? क्या बताया मुझे? और मेरी किसी से भी बात नहीं हुई। मैं तो अभी शूटिंग से वापस आई हूँ और आते ही आपको कॉल की है। वो आहिस्ता से बोली तो वो सर झटक कर रह गया। अच्छा, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ महीनों के लिए शादी कर लूं और आजमा लूं, तो 3 माह के लिए मुझसे शादी करोगी? सिर्फ 3 मंथ के लिए? दूसरी तरफ से उसने आहिस्ता से सवाल किया। क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम 1 महीने में ही बेजार हो जाओगी मुझसे। वो तल्ख लहजे में बोला। ऐसा कभी नहीं होगा। वो जल्दी से बोली। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी माँ से मिलने आ रहा हूँ और मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से ना नहीं होगी। वो बोला और कॉल काट दी। नैना तो जैसे खुशी से खिल उठी थी। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि वो उससे शादी के लिए मान गया है। वो जल्दी से उठकर लैला के कमरे में आई और उनसे बात की तो वो हत्थे से ही उखड़ गईं। तो ठीक है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, घर से भागकर शादी कर लूंगी। वो तब कर बोली और वहां से निकल गई। अगले दिन न जाने किस दिल से लैला ने शादी के लिए हाँ बोला और उसने उसी वक्त निकाह का कहा।
इस कदर अफरा तफरी में ये शादी हुई थी और वो रुखसत होकर उस घर में आ गई जो उसे किसी जन्नत की तरह लगता था। वो उजला अरूसी में बैठी उसी की मुंतज़िर थी कि जभी वो अंदर दाखिल हुआ। इन चंद महीनों में तुम्हें वो सब करना होगा जो कि एक मिडिल क्लास आदमी की बीवी करती है। यहाँ मेरे घर में कोई नौकर तो है नहीं, तो इसीलिए अपने शौहर का हर काम तुम खुद करोगी, कर लोगी ना? वो उसकी थोड़ी से थामे चबा चबा कर बोला, जी इंशाल्लाह। वो जल्दी से बोली तो वो बिना कुछ मजीद बोले उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद वो आकर दूसरी साइड पर करवट लेकर लेट गया। नैना लब कुचलते हुए उठी और अपना भारी ड्रेस बदलने के बाद आकर उसके पहलू में लेटी, उंगलियां चटखाते हुए छत पे लगे उस पंखे को देख रही थी जिसकी हवा इंतहाई कम थी। गर्मी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर बाहर सहन में आई तो वहां पर आफिया बेगम सोई हुई थीं, मगर खटका होने से उनकी आंख खुल गई थी। क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही कमरे में? उन्होंने पूछा। वो रिदा और निदा के साथ मैं छत पर सोती रही हूं ना, तो कमरे में घुटन सी हो रही है, वो आहिस्ता से बोली। हाँ, वो निदा ऊपर ही सोती है, लेकिन जब से रिदा की शादी हुई है तब से उसने ऊपर सोना छोड़ दिया था, और शाजेब तो सोता ही नीचे है, उसे गर्मियों में भी छत पर जाना अजाब लगता है, आफिया बेगम ने कहा। मैं आपके पास चारपाई बिछा लूं? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ मेरे बच्चे, ज़रूर, उन्होंने कहा तो वो चारपाई बिछाकर उस पे लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई थी। शाहजेब की सुबह आंख खुली तो वो बेड पर मौजूद नहीं थी। वो आंखें मसलता हुआ उठकर बाहर आया तो वो चारपाई पर सो रही थी। वो चलता हुआ पास आया और उसके सभी चेहरे को देखने लगा। वो सोते हुए किसी मासूम से बच्चे की मानंद लग रही थी। वो सर झटक कर वॉश बेसिन की जानिब बढ़ा और मुंह हाथ धोने के बाद वो किचन में आया तो आफिया बेगम पराठे बना रही थीं। अपनी बहू को भी कह देना था कि आपकी मदद कर देती, वो बोला। जहां मैं निदा और रिदा के लिए पकाती थी, वहां अगर उसके लिए पका दूंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? वो भी तो मेरी बच्ची है ना, आफिया बेगम ने कहा। बहू इसीलिए लाई जाती है ताकि वो घर को संभाल सके। अब मैं बेचारा नौकर चाकर तो रखवा नहीं सकता कि वो संभाल लें घर, वो मुंह बनाकर बोला। क्यों बहू के आने से पहले घर नहीं संभाला जाता था? जैसे पहले संभालते थे वैसे अब भी हो जाएगा। और मुझे कभी कभार बहुत हैरत होती है कि तुम ऐसी सोच क्यों रखते हो। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें इतनी कामयाबी दे कि नौकर चाकर हूँ, वो बोली। पिछले 3 सालों से एसीपी तक नहीं बन सका, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जो मुझसे बाद में आए थे वो प्रमोशन लेकर आगे बढ़ चुके हैं, मगर ना जाने आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल क्यों नहीं हो रही, वो तल्ख लहजे में बोला। क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं। पीछे से नैना की आवाज़ आई तो वो लब भींचकर उसे देखने लगा, जो कि गीले चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। और इस बात का आपको इल्हाम हुआ है कि मैं नेगेटिव सोचता हूँ इसीलिए इस तरह होता है, वो मुंह बनाकर बोला। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान जैसा सोचता है ना, उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए ताकि आपके साथ अच्छा हो, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली। तो वो सर झटक कर रह गया। बेटा, आप नाश्ते में क्या लोगी? आफिया बेगम ने पूछा। जो आप खा रहे हैं सब लोग वहीं मैं खाऊंगी, वो कहते हुए वहीं ज़मीन पे बैठ गई। फिर नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने आफिया बेगम के लाख मना करने के बावजूद किचन साफ करना शुरू किया। और किचन साफ करने के बाद वो बाहर आई तो शाहजेब यूनिफॉर्म पहनने के बाद घर से निकलने वाला था। वो उसके पास आई और उसकी गर्दन में बाजू हमायल करते हुए आहिस्ता से उसके रुखसार पर अपने लब रखे तो शाहजेब की जैसे एक पल के लिए सांसें थम गईं, मगर वो इंतहाई बेदर्दी से उसे पीछे को धकेलते हुए बाहर निकल गया। नैना लब कुचलते हुए सोफे पे बैठ गई। वो उस शख्स की मोहब्बत में अपनी इज्जत नफ्स तक को कुचल चुकी थी। उसकी हर नफरत और बेरुखी के बावजूद उसकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। वो बचपन से ही मोहब्बतों को तरसी आई थी। उसके माँ ने जब वो चंद माह की थी तभी डाइवोर्स ले ली थी, क्योंकि उसका बाप शोबिस को पसंद नहीं करता था, और फिर उसे कभी भी उसके बाप से नहीं मिलने दिया गया। और उसके बाद उसकी माँ ने 2 बार शादी की, मगर किसी के साथ भी हम आहंगी नहीं हो सकी। वो 22 साल की होने वाली थी और पिछले 6 साल से वो शोबिस में अपना एक नाम बना चुकी थी। ऐसा नाम जिसकी ख्वाहिश लैला ने खुद के लिए की थी, मगर उसे तो मौका नहीं मिला। मगर नैना की खूबसूरती की वजह से और कुछ बहुत अच्छी डांसर होने की वजह से उसे शोबिस में हाथों हाथ लिया गया था। वो शायद पहली लड़की थी जिसने बड़ी स्क्रीन से काम शुरू किया था और अब छोटी स्क्रीन पर भी वो छाई हुई थी। और उसका खुमारे इश्क सीरियल हर एक का फेवरेट था, जिसमें वो एक बेवा का रोल कर रही थी। मोबाइल की रिंग होने पर उसने चौंक कर मोबाइल की जानिब देखा तो उसके प्रोड्यूसर का फ़ोन था। हाय बेबी डॉल, कब आ रही हो शूटिंग पे? ज़ियाद खान ने पूछा।
सॉरी सर, मैं नहीं आ रही। समझिए कि आपको ये सीरियल बीच में ही छोड़ना होगा, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा ये ड्रामा हिट जा रहा था और तुम इसको बीच में छोड़ना चाहती हो। मेरी टीआरपी कितनी गिर जाएगी तुम्हें अंदाजा भी है? दूसरी तरफ से ज़ियाद खान चीख ही उठा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं शोबिस को छोड़ने का इरादा कर चुकी हूँ, वो हनूज उसी अंदाज में बोली और फिर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर ही गुजरी और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक लैला का फ़ोन था। वो भी हस्बे आदत उस पर चीखने चिल्लाने लगी थी। आपने मुझे कहा कि शोबिस में चले जाओ, मैं चली गई, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ तो मेरी भी बात मानिए ना। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती, अगर करेंगी तो मैं सही तरह से कुछ भी नहीं करूँगी, ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकती ना मुझसे एक्टिंग, वो सर्द लहजे में बोली। बहुत खूब, अब इस शख्स की खातिर तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये शादी सिर्फ चंद माह के लिए है और वो तुम्हें जल्द ही छोड़ देगा, फिर भी इसकी खातिर अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रही हो, लैला ने गुस्से से कहा। मैं अपने मुस्तकबिल की परवाह नहीं कर रही मामा, और अगर होती ना तो मैं इस चंद माह की शादी के लिए कभी ना मानती, मगर मैं अल्लाह से अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखती हूँ और मुझे यकीन है कि मैं अपनी मोहब्बत से ये रिश्ता कभी नहीं बिखरने दूंगी। पता है, पिछले दिनों जब मैं नानों से मिलने गई ना तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे डैड आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे, एक इंस्पेक्टर, लेकिन आपने उन्हें इसी वजह से छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमा कर नहीं आपको दे सकते थे, और बहुत ज़्यादा की लालच में आपने शोबिस को ज्वाइन किया, मगर वहाँ से भी रुसवाई मिली और फिर मैं आपके हत्थे चढ़ गई और पिछले 6-7 साल एक कठपुतली की तरह आपके इशारों पर नाच रही थी, मगर अब बस बहुत हो गया। पता है, इस आलीशान घर में मुझे वो सुकून हासिल नहीं था जो इस घर में है। पैसा मैं जानती हूँ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक। मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिशात इतनी बड़ी रही ही नहीं, और मुझे मालूम है कि मैंने जिस इंसान को चुना है मैं उसके साथ निभा कर सकती हूँ। वो बोलती जा रही थी और बाहर खड़ी आफिया बेगम उसके ख्यालात जानकर हैरान ही रह गई थी। उन्हें तो लगा था कि शायद ये शादी वाकई कुछ अरसे तक चलेगी और ये लड़की जल्द ही ऐसे लाइफस्टाइल से उकता जाएगी, मगर इसके तो ख्यालात ही कुछ और थे। वो दिल ही दिल में अपने बेटी की किस्मत पर रश कर रही थी जिसको इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली थी। वो चुपचाप वापस पलट गईं। मजीद 2 दिन गुजर चुके थे और वो हनूज उससे फासला बनाए हुए था। वो आज भी उसके पास लेटी थी, लेकिन वो तकिए में चेहरा छुपाए यूं लेटा था जैसे उसके अलावा इस कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। कुछ देर गुजरी तो लाइट चली गई और कमरे में हब्स की वजह से वो उठकर बाहर निकलकर निदा के साथ आकर चारपाई पर सो गई, और कुछ देर ही गुजरी थी कि वो भी कमरे से निकला और तकिया उठाए छत की जानिब बढ़ गया। वो भी चुपके से उठी और उसके पीछे ही छत पर चली आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसकी तरफ मुड़ते हुए संजीदगी से बोला। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही छत पे सोती हूँ, वो बोली। एक ही चारपाई है, दूसरी कल टूट गई थी, वो जुड़वा दूंगा ना, कल से सो जाना, वो जल्दी से बोला। इतनी बड़ी चारपाई है और निदा और रिदा इसी पे सोती थी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, प्लीज, वो बोली। लेकिन मैं तंग हो जाऊंगा और मुझे तंग होकर नींद नहीं आती, वो निगाहें चुराकर बोला। मुझे आपके बिना नहीं आती, देखिए ना, मैं 2 दिन से आपके साथ कमरे में ही सो रही हूँ। हालांकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं आपके लिए ये बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा तंग होना बर्दाश्त नहीं करेंगे? वो उसके मजीद करीब होकर बोली तो वो लब भींच कर रह गया। फिर वो बिना कुछ बोले चारपाई पे लेटता रुख फेर गया। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके साथ लेट गई। वो खुद पे कई दिनों से जब्त के पहरे बिठा रहा था और उससे अनजान बनने की कोशिश करता था, मगर आज उसके लम्स से कतरा कतरा पिघल रहा था। फिर कुछ देर गुजरी तो वो उसके साथ लिपट कर उस पर टांग रख गई। वो गहरा सांस भरता सीधा हुआ तो वो नींद में ही उसके सीने पे सर रखती मजीद पास होती उसकी धड़कनों में इंतशार पैदा कर गई। उसके जब्त की तनाबें भी टूट चुकी थीं। वो उसे खुद में भींचे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। उसकी बढ़ती शिद्दतों से वो हड़बड़ाकर खुद को छुड़वा रही थी, मगर वो अपने हवास खो बैठा था। फिर साथ वाले अंकल की खांसे की आवाज़ सुनाई दी तो वो उसे छोड़ता गहरे गहरे सांस भरने लगा। वो भी उसके बाजू पे सर रखे सांसें बहाल कर रही थी। फिर वो रुख फेरते खुद को मलामत करने लगा। कुछ देर के बाद लाइट आई तो वो उठकर नीचे चला आया। ओह गॉड, ये क्या किया मैंने? वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बड़बड़ाया और कुछ देर के बाद वो कमरे में आई तो वो जल्दी से जाकर सोफे पे लेट गया। वो दिल महसूस कर बेड पे लेट गई। अगली सुबह वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो निदा किचन में लगी थी। माँ कहाँ है? उसने पूछा। मोना, अम्मी का बीपी बहुत हाई हुआ है और इसीलिए मैं भाई का नाश्ता बना रही हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। अम्मी को चाय रस दे दिए थे, निदा ने कहा। ओह, तो लाओ मैं करती हूँ ना,
वो जल्दी से बोली। आप पकाएंगी ना? निदा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ तैयार हो जाओ, नीना ने कहा। तो निदा चुपचाप बाहर निकल गई। फिर उसने टेढ़े मेढ़े से पराठे बनाए, लेकिन पहला जल गया था, बाकी ठीक थे। वो फ्रेश होकर किचन में आया तो वो पसीने से गीले चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। वो मबहूत सा उसे देखे गया। आपका नाश्ता रेडी है, वो चाय पराठा सामने रखते हुए बोली तो वो हैरानगी से उन पराठों को देखने लगा। सॉरी, एक जल गया था, बाकी दोनों ठीक हैं। अभी टेढ़े हैं ना, फिर मैं गोल बनाना भी सीख लूंगी, वो जल्दी से बोली। तो वो महज उसे देखकर रह गया, फिर सर झटककर नाश्ता करने लगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। उनकी शादी को 1 माह हो चुका था। वो उसके पास भी नहीं जाता था। फिर एक दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो अपनी चेयर पर बैठे उसी के बारे में सोच रहा था कि उसे नए कमिश्नर साहब का फोन आया, जिनका कल ही ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने अपने दफ्तर से तलब किया था। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर उनके दफ्तर पहुंचा। वो उसे उसकी कारकर्दगी पे सराह रहे थे और नेक्स्ट एक केस के बारे में बात करने लगे। सर, एसीपी सर ने कहा था कि इस केस पर काम नहीं करना, वो आहिस्तगी से बोला। क्यों? वजह? आप शायद भूल रहे हैं कि इस होटल में ड्रग्स का काम होता है और इसके खिलाफ आपको सबूत ढूंढने होंगे। आप अपनी ड्यूटी से इस तरह पीछे नहीं हट सकते, कमिश्नर अदनान सिद्दीकी ने नागवारी भरे अंदाज में कहा। सर, मैं जानता हूं और मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे किए थे, मगर एसीपी साहब ने मुझसे छीन लिए और उन्हें ज़ाया कर दिया, और मैंने डुप्लीकेट रखे हुए थे अपने पास और पहले वाले कमिश्नर साहब को जाकर दिखाए तो उन्होंने कहा कि जब एसीपी सर ने बंद करने को कहा है तो बस बंद कर दो, और सीनियर के सामने हम जैसे जूनियर की क्या मजाल, वो तल्ख लहजे में बोला। इसकी क्या वजह है? वो लब भींच कर बोले। होटल का मालिक उनका साला है सर, वो सर झटक कर बोला। आप सबूत लेकर आइए और अब ये केस दोबारा से खुलेगा और मैं देखता हूँ कौन रोकता है। इस केस को 1 हफ्ते में पूरा कीजिए और इस होटल को सील्ड करें, ये मेरा ऑर्डर है। कमिश्नर साहब ने कहते हुए उसे खुली इजाज़त दी तो उसका चेहरा खिल उठा था। फिर उसकी दिन रात की मेहनत से 7 दिन बाद वो होटल बंद हो चुका था और एसीपी रमीज साहब ने उसे धमकी दी तो कमिश्नर साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया। अगले दिन वो ऑफिस गया तो कमिश्नर साहब उठकर उससे मिले। प्राउड ऑफ यू यंग मैन, तुम में मुझे एक और अदनान सिद्दीकी नजर आ रहा है और ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम। वो बोले तो उसने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उस पे उसका प्रमोशन था। सर, ये उसके अल्फाज ही जैसे खत्म हो गए। रमीज जैसे गद्दारों की वजह से तुम इस सीट से महरूम थे और तुम्हें ये तुम्हारा हक दिया है मैंने। हमेशा यूं ही ईमानदार रहना और पॉजिटिव सोच रखना तो अल्लाह तुम्हें कामयाब करेंगे। वो बोले तो उसके कानों में बेइख्तियार नैना के अल्फाज गूंजे। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। वो मिठाई लेकर घर पहुंचा तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही आफिया बेगम बैठी थीं। वो जल्दी से पास गया। अम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया, वो पास जाकर बोला। तो उन्होंने सर उठाया तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। क्या हुआ अम्मी, और नैना कहाँ है? उसने बेकरारी से पूछा। चली गई जहां से वापस आई थी, उसकी माँ आई थी ले गई, आफिया बेगम ने कहा तो उसका दिल जैसे डूब सा गया। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर पलटा और बाइक निकालकर उड़ाता हुआ मलिक मैंशन की जानिब जा रहा था। वो जब से मलिक मैंशन आई थी तब से अपने कमरे में आकर रो रही थी। कब रोते रोते सोई उसे पता भी ना चला। फिर अचानक से धाड़ से दरवाज़ा खुला और वो दुश्मने जान अंदर दाखिल हुआ। बस खत्म हो गई तुम्हारी मोहब्बत, वो पास आते हुए बोला। वो बिना कोई जवाब दिए निगाहें चुराती उठकर बैठी और फिर बाल समेटते उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो पास आकर पाँव अड़ाता उसकी आंखों में झांकने लगा, जहां अजीब सी उदासी थी। वो थूक निगलती पीछे को कदम लेने लगी और वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था वो पीछे को जा रही थी। और अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया तो नैना ने घबराकर कानों पर हाथ रख लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? पहले तुम मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं और मैंने 3 माह के लिए शादी की और तुम 1 माह में ही मुझसे उकताकर वापस चली आई। बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये। ऐसे तो नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा जब तक हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पूरी नहीं हो जाती। वो उसके कंधों से जकड़ते उसे दीवार के साथ लगाते हुए बोला और उसी वक्त उसका हाथ शावर के बटन पे लगा और रूफ शावर चल गया। दोनों पर छम छम पानी बरस रहा था। वो उसके लबों को अपनी दस्तरस्त में लेते हुए उसकी सांसों से सांसें उलझा गया था। वो उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे धकेलने की जितनी कोशिश करती वो उतने ही शिद्दत बरसाता। फिर जैसे ही उसने उसे रहाई बख्शी तो वो खांसती हुई गहरे गहरे सांस भरने लगी। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था,
अभी हमारी सुहाग रात बाकी है और वो भी मना कर ही जाऊंगा आज। वो कहता हुआ गोद में उठा गया और बाहर आते ही उसे जोर से बेड पे उछालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाते पीछे को होने लगी। वो उसके करीब जाते उसे बाहों में भरे उस पे अपना हक जताने लगा। कुछ देर तो वो मज़ाहमत करती रही, मगर उसके तवाना वजूद के सामने उसकी ये कमज़ोर सी मज़ाहमत बेकार गई और फिर वो पुरसुकून होकर उसे खुद में भींचकर आंखें मूंद गया। वो उसके सीने में समाई हिचकियों से रो रही थी। क्यों रो रही हो अब? यही तो चाहती थी ना तुम। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी कुर्बत से वहशत खाने लगी हो? वो उसके जबड़े दबोच कर बोला तो उसके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। जवाब नहीं दे रही, बस रोए ही जाओगी? बताओ मुझे, क्या अब नफ़रत हो गई है मुझसे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे उकता जाओगी, मगर तुमने क्या कहा था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और देखो, मैं सच्चा साबित हुआ। खैर, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक शादी की, लेकिन अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए था ना। सो आज मैंने वो हासिल कर लिया। अब से हम दोनों के रास्ते अलग, जल्दी तुम्हें डाइवोर्स भेज दूंगा। वो उसे पीछे हटाते हुए उठकर बैठते हुए बोला और फिर उसने शर्ट पहनी और उसे यूं ही गुमसुम छोड़कर वहां से निकलता चला गया। अगला दिन भी यूं ही गुजरा था और वो जब रात को घर आया तो जैसे पूरे घर में एक सन्नाटा सा उसे महसूस हुआ था। वो चाहे एक दूसरे से बात नहीं भी करते थे, मगर उसका होना ही उसके लिए बाइसे सुकून था। जाते जाते उसका सुकून छीन कर चली गई थी और वो उसी डर से आज तक उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो कमरे में लेटा हुआ था और कुछ देर के बाद वो चाय पीने के इरादे से बाहर निकला और निदा से चाय का कहने के लिए उसके रूम की तरफ बढ़ा। और जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ उठाया तो अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उसने मज़ीद पास होकर कान लगाए तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इस सब में मेरी ही गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी वजह से आपने भैया को खो दिया। काश कि वो सब ना हुआ होता। मैं भैया को सब सच्चाई बता दूंगी। निदा हिचकियों के दरमियान रो रही थी और दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, मगर निदा यही रट लगाए हुए थी कि वो ये बात भाई को ज़रूर बताएगी। वो एक झटके से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो निदा के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसने पास जाकर मोबाइल को ज़मीन से उठाकर उसका लाउड स्पीकर ऑन किया। हेलो निदा, तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? प्लीज़ तुम कुछ नहीं बताओगी उन्हें? दूसरी तरफ से नैना की आवाज़ सुनाई दी। क्या नहीं बताना चाहती तुम दोनों मुझे? वो सर्द लहजे में बोला तो दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। तुम बताओ, क्या छुपा रही थी तुम मुझसे? जल्दी बोलो निदा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी वजह से उसने मुझे खो गया? वो धाड़ कर बोला तो वो सहम सी गई। आप इस तरह से मत डांटें इसको, और आपकी इसी डांट की वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर नहीं कर पाती। बहुत बहुत बुरे इंसान हैं आप। दूसरी तरफ से नैना ने कहा और फिर कॉल काट दी। वो लब भींचकर ज़ारो कतार रोती निदा को देखने लगा। बोलो अब, वो नागवारी से बोला। भैया, वो दरअसल मेरी फ्रेंड्स बनी थीं और वो लोग काफ़ी अमीर घराने से थीं और मैं उन लोगों से मुतासिर हो गई। और फिर पिछले हफ्ते की बात है, मेरी उन दोस्तों ने मुझे कहा कि चलो आज चलकर कहीं होटल में खाना खाते हैं, और वो लोग मुझे एक होटल में ले आईं, मगर वो होटल कपल्स के लिए मशहूर था। वो लोग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थीं और मुझे इस बात का नहीं पता था। तो कुछ देर के बाद वो लड़के आए और मैं घबरा कर वहाँ से जाने लगी, मगर उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया। मैं अपनी जान छुड़वाने के लिए काफ़ी कोशिश करती रही, मगर वो तीनों मुझे जाने ही नहीं दे रही थीं। और फिर इसी वक्त पुलिस की रेड पड़ गई और वो उन लोगों के साथ साथ मुझे भी पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने उन लोगों की काफ़ी मिन्नतें की, मगर वो लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि अपने घर से किसी को बुलाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा डल गई थी। मेरे खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई थी। अगर मैं आपको फ़ोन करती तो आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। मैंने भाभी को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गईं, मगर पुलिस वाले पैसों की डिमांड करने लगे और भाभी के पास इतने पैसे नहीं थे। तो वो मुझे कहने लगी मजबूरन इन्हें आपको फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत डर गई थी और मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि आपको नहीं पता चलना चाहिए। तो इसीलिए मजबूरन उन्होंने अपनी मदर से मदद ली और उन्होंने आकर मुझे पुलिस स्टेशन से रिहा करवाया। और फिर इसी वजह से वो कल आकर इसी बात पर भाभी को ब्लैकमेल करके वापस ले गई। वो बोलते ही फूट फूट कर रो दी। वो लब भींच कर उसे देखने लगा। अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं था तुम्हें? इसमें मेरा ही कसूर है। सही कहा नैना ने कि मेरे डर की वजह से तुम अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे शेयर नहीं कर सकती। बहुत बुरा भाई हूँ, है ना?
वो उसके पास बैठते हुए बोला तो वो फूट फूट कर रोती उसके सीने से लग गई। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हो गया। आपने हमेशा मुझे ऐसी दोस्ती करने से मना किया, मगर मैं ऐसे लोगों से इतनी जल्दी मुतासिर हो जाती हूँ। मैं भूल ही गई कि सब नैना भाभी जैसे नहीं होते। वो नम लहजे में बोलती जा रही थी। वो लब कुचलते हुए अपना सर थाम गया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो और आराम करो। मैं तुम्हारी भाभी से मिलकर आता हूँ और प्लीज़ उसे बताना मत कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। वो कहता हुआ उठा और तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो मलिक हाउस के सामने मौजूद था। गार्ड के रोकने के बावजूद वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां पार्टी चल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? लैला मलिक ने गुस्से से कहा और गार्ड्स को आवाज देकर पुकारने लगी। हंगामा मत कीजिए सासू मॉम, मैं यहाँ पर अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकती। अगर आपने ऐसा किया तो कल की न्यूज़ में ना जाने क्या क्या होगा। वो गुस्से से बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में क्या जानती हूँ। अगर तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अभी कल ही तुम एसीपी बने हो, ये ना हो कि तुम्हारा फिर से डिमोशन हो जाए। वो उसकी आंखों में आंखें डाले चबा चबा कर बोली, आप जितनी मर्जी धमकियां दे लें, मैं आपकी धमकियों से नहीं डरने वाला। और हाँ, मैं अपनी बहन के बारे में सब जानता हूँ और फिक्र मत कीजिए, उसे बेगुनाह साबित जरूर करूंगा। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला और मीडिया उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। क्या आप दोनों ने अलग होने का फैसला किया है? एक एंकर ने पास आकर पूछा। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, हमने ये फैसला किया था, लेकिन इसके पीछे वजह मेरी सासू मॉम है, क्योंकि उन्हें मैं एज अ दामाद पसंद नहीं हूँ। हालांकि मैं और मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए उन्हें मुझसे किसी भी किस्म का ताल्लुक़ रखना शर्म का बायस लगता है। लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है और मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, लेकिन ये मुझे मिलने ही नहीं दे रही। वो बाजी पलट चुका था और मिसेस लैला मलिक महज सब्र के घूंट पीकर रह गईं। मीडिया अब उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा था। वो इत्मीनान से अंदर की जानिब बढ़ गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दुश्मने जान इधर उधर टहलते हुए अपनी जान सुखा रही थी और उसे देखते ही उसका रंग फीका पड़ गया। क्या बात है मेरी जान, खुद को इतना हल्कान क्यों कर रही हो? वो पास आकर बोला तो वो आंखें सिकेड़ कर उसे देखने लगी। क्या कहा है आपने निदा से? वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रही। वो गुस्से से बोली तो वो उसकी कमर में हाथ डाले उसकी नरम रुई से रुखसार पे हल्की सी बाइट करता अपनी बाहों में भींच गया। छोड़े मुझे, रात को भी आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। वो उसकी सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धक्का देते हुए बोली। वो सोफे पे बैठता उसके बाजू से थामकर अपनी गोद में बिठा गया। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी बन जाने के लिए। वो बोला तो नैना के चेहरे पे सुर्खी सी छा गई। छोड़िए मुझे और अपने घर वापस जाइए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो न रूठे अंदाज में बोली। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ जा रही हो, क्योंकि आज तुम पे हक अपने कमरे में जताऊंगा। वो उसकी कमर से जकड़े मजीद खुद के करीब करते हुए बोला। मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जा रही। और आपको क्या लगता है आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? पहले ठुकराते हैं फिर अपनाते हैं। मैं कोई खिलौना हूँ आपका कि जिस तरह चाहेंगे वैसे खेलेंगे? वो तपे तपे अंदाज में बोली। तुम मेरी ज़िंदगी हो और ये बताते हुए मैं कैसा फील कर रहा हूँ इसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती हो, तुम मेरे आसपास रहती हो ना तो तुम्हारा खुमार छाया रहता है। अब पता है तुम्हारी इश्क की वजह से मुझ पर भी इश्क का खुमार चढ़ गया है और अब ये नहीं उतरने वाला। अब तुम खुद को तैयार करो मेरी शिद्दतें सहने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। मुझे आपके साथ नहीं रहना। कल को फिर से किसी बात पर गुस्सा आया तो मुझे खुद से दूर कर दिया तो? वो उसकी गोद से उठते हुए बोली। अगर ऐसा हुआ तो जान से मार देना। वो उसे पीछे से बाहों के हिसार में लेते हुए बोला। मैं फिर भी नहीं जाऊंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया है। वो हनूज जिद्दी अंदाज में बोली तो वो माथे पे अनगिनत बल डालकर उसे देखने लगा। तुम चल रही हो कि नहीं? वो उसका रुख अपनी तरफ करते हुए इस बार गुस्से से बोला। हरगिज़ नहीं जाऊंगी, कह दिया तो बस कह दिया। उसकी बात करने की देर थी, वो उसकी गर्दन में हाथ डालते उसका चेहरा अपने करीब करता उसके लबों पर बुरी तरह से शिद्दतें बरसाने लगा, यहाँ तक कि उसके हलक में खून का जायका सा महसूस हुआ। तो वो उसे छोड़ता पीछे हटा तो वो आंसू भरी निगाहों से उसे देखने लगी और फिर वो रोती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ी और जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती उससे टेक लगाए ज़मीन पर बैठती चली गई। ओह शिट, नैना प्लीज़ सॉरी मेरी जान, गलती से हो गया यार। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए बेताबी भरे लहजे में बोला। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। अंदर से वो चिल्लाकर बोली। मैं हरगिज़ तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊँगा, यहीं पर बैठा हूँ, कर लो जो करना है। तुम अगर ज़िद्दी हो ना तो मैं भी तुम्हारा ही शौहर हूँ। अब मेरे घर में मेरी घर की औरतें अकेली हैं और वो लोग परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें सोचना है कि तुम्हें उनका ख्याल है कि नहीं। वो बोला तो कुछ देर दूसरी तरफ से वो खामोश रही और फिर टिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई। चलें अब, वो बोला तो वो शिकवा कुना निगाहों से देखती हुई चुपचाप उसके साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। मीडिया उन दोनों को देखते ही तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा था
और उनसे तरह तरह के सवाल कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने नैना से पूछा कि क्या वो शोबिस को दोबारा ज्वाइन करेंगी, मगर नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, क्या आप अपनी बीवी को शोबिस में दोबारा भेजेंगे? एक एंकर ने उससे पूछा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को हर निगाह देखे। मेरी बीवी बहुत कीमती हीरा है और कीमती हीरे को मखमली केस में बड़ा संभाल कर रखा जाता है। लेकिन ये तो मेरी अपनी सोच है। इसके साथ साथ अगर मेरी बीवी कुछ करना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। उसकी अपनी मर्जी होगी और ऐसा करने से उसका इज्जत और मकाम मेरी निगाहों में कम नहीं होगा। लेकिन अगर वो खुशी से ये छोड़ेगी तो मेरी निगाहों में उसकी इज्जत और मकाम और भी बढ़ जाएगा। वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो वो उसे देख कर रह गई। फिर वो सबसे इजाज़त लेकर बाहर की जानिब बढ़ गए। वो बाइक पर उसके साथ बैठी थी और मीडिया कवरेज कर रहा था, क्योंकि वो एक सुपरस्टार रह चुकी थी। फिर वो उसे लेकर घर आया तो आफिया बेगम और निदा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थीं। फिर वो कितनी देर वहाँ पर बैठे बातें करते रहे और वो उठकर कमरे में चेंज करने चला गया। वो कमरे में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था, मगर वो अंदर आई ही नहीं थी। वो झुंझुलाता हुआ बाहर आया तो वो निदा के साथ बाहर चारपाई पे सो रही थी। वो गहरा सांस भरता वापस कमरे में आ गया और छत पे गूं-गूं करते उस पंखे को घूरा। अगले दिन सुबह भी वो आफिया बेगम के साथ काम में मसरूफ थी और एक बार भी उससे बात करने नहीं आई थी। वो ऑफिस पहुंचा तो कमिश्नर साहब बेचैनी से उसी के मुंतजिर थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो शायद कुछ कहना चाह रहे थे, मगर उनके अल्फाज ज़बान पर नहीं आ रहे थे। सर, आप ठीक हैं? उसने बिलाखिर पूछ ही लिया। हाँ, वो दरअसल सरकारी तौर पर तुम्हें घर दिया जा रहा है, तो इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो और अगले हफ्ते अपने घर में शिफ्ट हो जाओ, उन्होंने कहा। तो वो बेयकीनी से उन्हें देखे गया। वो उनका शुक्रिया अदा करने के बाद घर वापस आया और जब ये खुशखबरी सुनाई तो वो तीनों भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थीं। फिर 7 दिन कैसे गुजरे उन्हें पता ही नहीं चला। वो लोग पैकिंग में मसरूफ़ थे। फिर आखिरकार वो लोग सरकारी घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने पूरे घर की सेटिंग की और आज छुट्टी होने की वजह से वो भी घर में मौजूद था। अपना कमरा सेट करने के बाद उसने अपनी मताए जां को देखा, जो कि पुरसुकून सी सोफे पे बैठी थी। क्या बात है माय लव, तुम्हारी किस्मत की वजह से आज हम भी एसी की हवा खा रहे हैं। तो आज की रात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इतने दिनों से मैंने तुम्हें बख्शा था, तो अब आज नहीं छोड़ने वाला। वो उसकी करीब आते हुए बोला तो वो सिटपटाकर इधर उधर देखने लगी। अब तुम्हारे लिए कोई राह फरार नहीं है, और अगर तुम सोच रही हो कि आज भी तुम निदा के कमरे में सोने जाओगी तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि फिर मैं निदा को वहाँ से अपने कमरे में भेजकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो वो थूक निगलते निगाहें चुरा गई। अरे मेरी जान, लोगी क्या? वो अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए बोला तो वो सिटपटाकर उठकर खड़ी हो गई। रात को वो जब कमरे में आया तो वो कंफर्टर ताने लेटी हुई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सोई नहीं हो, वो उसका कंबल खींचकर उतारते हुए बोला तो वो नरूठे अंदाज में देखती हुई उठकर बैठ गई। कितने अनरोमांटिक हैं आप, ऐसे कौन मनाता है बीवी को? वो मुंह बसूर कर बोली। अच्छा, तो कैसे मनाते हैं? अब तुम्हें तो सब पता है। जाहिर बात है, रोमांटिक ड्रामे करती रही हो तो अब मुझे तो नहीं ना पता। मैं तो बस प्यारी प्यारी बातें कर सकता हूँ और इसके अलावा तुम्हें बहुत सारा प्यार कर सकता हूँ। वो कहते हुए उसके रुखसार पे झुकता उस पे शिद्दत बरसाने लगा। हटिए पीछे और पहले मुझे मेरी मुंह दिखाई दीजिए। वो अपनी मखमली हथेली उसके सामने फैलाते हुए बोली तो वो झुककर उस पर अपने लब रख गया। वो हड़बड़ाकर अपने हाथ खींचकर उसे घूरने लगी। वो मुस्कुराते हुए पलटा और साइड दराज से एक बॉक्स निकाला और उसमें चांदी की पायल्स थीं। तुम्हें पायल्स बहुत पसंद है ना? और फिलहाल चांदी की ले सकता था और बहुत जल्द सोने की भी ले दूंगा। वो कहते हुए ज़मीन पे घुटने टिकाकर बैठता, उसका पाँव अपनी थाई पे रखता, उसमें बड़ी मोहब्बत से पायल्स पहनाने लगा। नैना के चेहरे पे कौसो क़ज़ा के रंग छा गए थे। वो उसके दोनों पैरों पे बारी बारी लब रखता उठकर उसके करीब आया तो नैना अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो दी। ओह शिट, तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं? चलो मैं उतार देता हूँ, वो जल्दी से बोलता झुकने लगा। वो जल्दी से उसे हक कर गई। वो धीमा सा मुस्कुराते हुए अपनी बाहों के हिसार में लेता उस पे अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। अगली सुबह बहुत रोशन और खुली खुली सी थी और वो अभी मज़ीद 2 दिन की छुट्टी लिए हुए था, तो आज भी वो घर पे था। शाम के वक्त वो लोग लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे कि बाहर बेल बजी और गार्ड ने इंटरकॉम पर बताया कि कमिश्नर साहब आए हैं। तो वो हड़बड़ाकर बाहर भागा और उन्हें बड़े एहतराम से अंदर ले आया।
नैना और निदा किचन में आफिया बेगम के साथ चाय की तैयारी करने लगे और कुछ देर में वो चाय लेकर बाहर आईं और उन्हें सलाम किया तो कमिश्नर साहब बेइख्तियार उठकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में नमी थी और उन्होंने जैसे ही नैना के सर पर हाथ रखा तो खुद ब खुद उनके आंसू बहने लगे। नैना हैरान परेशान सी उन्हें देख रही थी। मैं आपका बाबा अदनान सिद्दीकी, कमिश्नर साहब ने कहा तो वो सब चौंक गए और नैना के भी आंसू बहने लगे थे और दोनों बाप बेटे गले लगे तड़प तड़प कर रो दिए। वो सब नम आंखों से उन्हें देख रहे थे। आपका दिल नहीं चाहता था बाबा कि आप मुझसे मिलते? नैना ने पूछा। फजीलत यानी लैला ने कभी मिलने ही नहीं दिया और काफ़ी अरसे के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो और मैं डर गया था कि अगर मैं तुम्हारे पास गया तो कहीं तुमने मुझे धुतकार दिया तो। बस इसी कश्मकश में 5 साल गुजर गए और फिर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ और मैं मिलना चाहता था लेकिन लैला के डर से नहीं गया। फिर कुछ दिन पहले मीडिया पर मुझे पता चला कि तुम्हारी और शाहजेब की शादी हुई है और मैं अगले दिन शाहजेब को ये बात कहना चाहता था लेकिन मेरे अल्फाज ने मेरा साथ नहीं दिया और आज बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ आया हूँ। थैंक यू बेटे, आपने मुझे माफ़ कर दिया। वो नम आंखों से बोलते जा रहे थे। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। और नानू ने मुझे सब कुछ बताया लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप कहाँ रहते हैं, वो अफसुर्दा लहजे में बोली। फिर वो अपने घर के बारे में बताने लगे और उनका एक 15 साल का बेटा और उसके अलावा 12 साल की 2 जुड़वां बेटियां राबिया और मारिया थीं। आपकी मामा के जाने के कुछ अरसे के बाद ही आरफा मेरी मम्मूजात थीं, उनसे शादी कर ली थी। वो बेवा थीं और उनका एक बेटा था। और देखिए, आरफा ने मेरी ज़िंदगी को जैसे जन्नत बना दिया। मेरा औरत ज़ात से एतबार उठ चुका था लेकिन आरफा की मोहब्बत ने मेरे सारे गमों को मिटा दिया। मेरे 4 बच्चे हैं। अजलान बड़े वाला आरफा के पहले शौहर से है मगर वो सबसे फर्माबरदार है और स्पेशल फोर्स का चीफ है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कभी तुम्हें नहीं भूला। वो नम लहजे में बोल रहे थे और उनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुझे भी सबसे मिलना है, मामा से, अपने सब बहन भाइयों से। क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो बेताबी भरे लहजे में बोली तो कमिश्नर अदनान सिद्दीकी जैसे खुशी से खिल ही उठे थे। ज़रूर बच्चे, उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा। वो सब तो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। ख़ासतौर पर आरफा और आपकी दोनों छोटी बहनें तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हैं। आपके सीरियल बहुत शौक से देखती थीं। अदनान सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल ज़रूर आएंगे हम लोग, वो नम लहजे में बोली। फिर कुछ देर बैठने के बाद अदनान सिद्दीकी वापस चले गए और अगले दिन सब लोग अदनान सिद्दीकी के स्पेशल बुलाने की वजह से उनके घर पहुंचे। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, फूलों की पत्तियों से उनके इस्तकबाल किया गया था। आरफा बेगम सच में बहुत ही नाइस खातून थीं। राबिया, मारिया और सारिम बड़ी मोहब्बत से मिले थे और वो अपने बहनों भाई के साथ बहुत खुश थी। और फिर अजलान भी आ गया जो कि आरफा के पहले शौहर का बेटा था। इसमें भी बहुत आजिज़ी और इनकिसारी थी, सबसे बड़ी मोहब्बत से मिला था। रात का खाना काफ़ी खुशगवार माहौल में खाया गया था और फिर वो काफ़ी रात गए वापस लौटे। कपड़े चेंज करने के बाद वो आकर शाहजेब के कंधे पे सर रखकर अभी तक उनकी ही बातें कर रही थी और वो उसकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश था। शाहजेब बस उसकी चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी किसी को इतना चाहेगा। वो उसकी पेशानी पे बोसा देते अपनी बाहों के हिसार में ले गया। 1 साल बाद वो नन्हे अहमर को आफिया बेगम की गोद में डालकर स्टेज की जानिब बढ़ी, जहाँ पे निदा और इज़लान के वलीमे का फ़ोटोशूट चल रहा था। शाहजेब ने उसके कंधे पे हाथ रखते उसकी आंखों में देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और कैमरे की आंख ने ये खूबसूरत मंजर कैच कर लिया था। फिर वो उसके मज़ीद करीब आकर उसके कान में बोला, मोहब्बत में कोई राज छुपा नहीं होता, तेरी आंखों की चमक में सब कुछ सजा नहीं होता। हमारी कहानी में इश्क की खुशबू बिखर गई, तेरी हंसी से मेरी दुनिया का हर गम मिट गया। नैना ने शर्मगीन मुस्कुराहट से निगाहें झुकाईं और फिर उसके सीने में चेहरा छुपा गईं। सब लोग उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे